नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नियाग्रा जलप्रपात। पाठ 4 नियाग्रा जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात होता है झरना, जिसे हम कहते हैं वाटरफॉल। तो पाठ का अध्ययन करने से पहले हम करते हैं आओ करें। भारत और विश्व में अनेक जलप्रपात हैं। किन्हीं 2 जलप्रपातों के बारे में लिखिए कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में बहुत सारे जलप्रपात हैं। हमारे भारत में भी कई जलप्रपात हैं। तो इनमें से किन्हीं 2 के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है महात्मा गांधी जलप्रपात, शिवसुंदरम जलप्रपात, येंत्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। इस प्रकार और भी कई जलप्रपात हैं। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये है कर्नाटक राज्य में सरबती नदी पर ये जो है जलप्रपात स्थित है। तो इसी प्रकार आप किन्हीं 2 जलप्रपातों के बारे में यहाँ लिखेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ का अध्ययन। पता नहीं नियाग्रा जलप्रपात के रूप में प्रकृति ने अमेरिका पर कोप किया है या उसे वरदान दिया है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जलप्रपात क्या होता है? झरना। नियाग्रा का जो जलप्रपात है वो है अमेरिका में। तो कहते कि ये पता नहीं वहाँ पर कोप के रूप में है, कोप अर्थात क्रोध के रूप में वहाँ पर है या उसे वरदान दिया है। कोप इसलिए कि प्रचंड जलराशि कल कल निनाद करती दिखाई देती है कि किसी की क्या हिम्मत है जो उस तक पहुँच जाए। वरदान इसलिए कि उस दृश्य को देखकर ही हृदय गम किया जा सकता है, लिखकर प्रकट करना असंभव है। कहते कि जब हम नियाग्रा जलप्रपात को देखते हैं तो उस पानी का जब नीचे गिरना, जलराशि होता है पानी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का होना, कल कल पानी के गिरने पर जो आवाज़ प्रकट होती है उसे कहा जाता है, उस आवाज़ को कल कल की ध्वनि कहा गया है। तो वो कल कल करके पानी जो है वो नीचे गिरता है। जब वो पानी नीचे गिरता है तो हमें बहुत डर भी लगता है। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उस झरने के पास पहुंच जाए। और वरदान इसलिए कहा गया है कि जब हम इस दृश्य को थोड़ी दूरी से देखते हैं तो यह दृश्य, ये नज़ारा, दृश्य होता है नज़ारा, हमारे हृदयगम किया जा सकता है। हृदयगम क्या होता है? दिल में बैठाना। तो हमारे दिल में ये नज़ारा जो है वो बैठ जाता है। इसे हम लिखकर प्रकट नहीं कर सकते। लिखकर प्रकट करना असंभव, असंभव होता है नामुमकिन। इसे लिखकर प्रकट करना नामुमकिन है। अर्थात कि अगर हम वहाँ पर जाकर इस नज़ारे को देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इसका वर्णन हम लिखकर नहीं कर सकते। जब न्यूयॉर्क से हम रेल में नियाग्रा जलप्रपात देखने के लिए रवाना हुए तो सोच रहे थे कि हमारे देश में भी अनेक जलप्रपात हैं। कुछ हमने देखे भी हैं। कॉलेज जीवन में महू के निकट का पाताल पानी का दृश्य आज भी याद है। तो जब लेखक न्यूयॉर्क से रेल पे बैठकर जलप्रपात देखने के लिए उसने यात्रा आरंभ की, रवाना होता है घर से निकलना, देखने के लिए चल पड़ना। तो रवाना हुआ, घर से चल पड़े। तो उनके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे जो देश में हैं वहाँ पर भी बहुत सारे जलप्रपात हैं जो हमने देखे भी हैं और उनमें से कुछ नहीं भी देखे। तो उन्हें अपने कॉलेज जीवन की घटना याद आती है कि जब वो गए थे कहाँ पर, महू के निकट पाताल पानी का जो उनका दृश्य था। महू के निकट कोई जलप्रपात होगा तो उसके जो नज़ारा है वो आज भी उसे याद है, किसी लेखक को। प्रातःकाल हम बफेलो स्टेशन पर पहुंचे, जहां से गाड़ी नियाग्रा जलप्रपात के लिए बदलनी थी। बफेलो का अर्थ होता है भैंसा। जब हम स्टेशन के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक भैंसे की विशाल मूर्ति बनी हुई है। भैंसा अमेरिका में एक खूंखार पशु माना जाता है। प्रातःकाल, प्रातः होते सुबह,
सुबह के समय जब वो बफेलो स्टेशन पर पहुंचे, देखो वैसे बफेलो क्या होती है? भैंस। हिंदी में बफेलो को कहते हैं भैंस। तो यहाँ पर क्या है? बफेलो एक स्टेशन का नाम है, एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। तो जब वो वहाँ पहुँचे उन्हें भी हैरानी हुई कि ये क्या, ठीक है, बफेलो क्या है, ये बफेलो स्टेशन कैसा है, उन्हें भी थोड़ी हैरानी हुई। तो लेकिन वहाँ पे जब वो पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी, विशाल होते, बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? बफेलो की, अर्थात भैंसे की। जो भैंसा है अमेरिका में एक खूंखार पशु माना जाता है। खूंखार होता है भयानक, डरावना, जो सबको मार के खा जाए, उसे कहते हैं खूंखार। तो अमेरिका में जो भैंसा है वो खूंखार पशु माना जाता है। एक जगह दूध घी की चर्चा करते हुए मैंने कहा कि भारत में भैंस का घी ही अधिक मिलता है, तो मेजबान महिला आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगी। उन्होंने कहा, आप लोग बड़े साहसी हैं जो भैंस को पालतू बना लिया। तब मैंने उन्हें बताया कि वहाँ तो भैंस न जाने कब से पालतू बनी हुई है, वही तो हमें दूध घी खिलाने वाली है। अन्यथा गाय का घी इतना कहाँ होता है कि पूरा काम चल जाए। हाँ, जंगली भैंसे हमारे यहाँ भी होते हैं जो हानि पहुँचाते हैं। तो जहाँ पर वो रहे थे, उन्होंने थोड़ी देर वहाँ पर समय बिताया था, तो वहाँ पर वो उसने चर्चा थी कि बात की कि जो हमारे यहाँ पर तो क्या होता है, दूध दही मक्खन हम जो भी बनाते हैं वो किसके दूध से बनाते हैं? भैंस के दूध से बनाते हैं। तो मेजबान जो होस्ट है वो बड़ी हैरान हुई, आश्चर्यचकित हो गई कि क्या इतना भयानक जानवर और आपने घर पाल रखा है। तो लेखक कहता है कि हमारा तो ये जो है भैंस को बहुत पुराने समय से हम यहाँ पर भैंसों को पालते हैं, घरों में रखते हैं, और गाय का जो दूध होता है वो सबको पूरा हुआ ऐसा तो मुश्किल है। तो इसीलिए भैंस के दूध से ही यहाँ पर सारा काम किया जाता है, अर्थात मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, घी मक्खन सारा जो काम है ये भैंस के दूध से ही होता है। हाँ, यहाँ पर हमारे भी जंगली जो है भैंसा है जो हानि पहुँचाते हैं, लेकिन वो कहाँ है? वो जंगल में होते हैं। बफेलो से 3 घंटे का सफ़र तय करके हम 10 बजते बजते नियाग्रा जलप्रपात स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन से जलप्रपात देखने के लिए बस में जाना होता है अथवा टैक्सी से। टैक्सियों का किराया बहुत अधिक है, फिर भी जलप्रपात देखने का पूरा आनंद लेने के लिए टैक्सी से ही जाना उचित समझा। अब बफेलो तक तो पहुंच गए, बफेलो स्टेशन पे। उसके बाद 3 घंटे और लगते हैं कहाँ पहुंचने के लिए? नियाग्रा जलप्रपात देखने के लिए अगर जाना है तो हमें 3 घंटे का सफ़र और करना पड़ता है। तो लेखक ने सोचा कि अब स्टेशन पे पहुंच गए, अब या तो बस लेनी पड़ेगी या फिर टैक्सी से हमें वहाँ जाना पड़ेगा। टैक्सी का किराया क्या है? अधिक है, अधिक अर्थात ज़्यादा है, और बस का किराया कम है। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं ना तो हमारे मन में एक उत्सुकता होती है कि जल्दी से बस वहाँ पहुँचें। तो लेखक भी कहता है कि जल्दी से वहाँ पहुँचना है, तो इसलिए जो टैक्सी है वो उचित रहेगी। तो टैक्सी में बैठकर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नियाग्रा नदी अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा है। जो नियाग्रा की नदी है वो किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। प्राकृतिक सीमा, सीमा क्या होती है? बाउंड्री। अमेरिका कनाडा की जहाँ बाउंड्री है वो उस पर क्या है? नियाग्रा नदी बहती है। सबसे बड़ा और मुख्य प्रपात कनाडा की सीमा में है। तो कहते हैं वहाँ पर 3 जलप्रपात हैं, और जो सबसे बड़ा और मुख्य प्रपात है वो कहाँ है? कनाडा की सीमा में है। इसलिए उसे देखने के लिए कनाडा की सीमा में प्रवेश करना पड़ता है, और अगर ये प्रपात देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कनाडा की सीमा में प्रवेश होता है, एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। कहाँ पर? कनाडा की सीमा में। कई किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र की परिक्रमा करके ही
प्रपात की शोभा देखी जाती है। अगर पूरे प्रपात की शोभा देखनी है, उसकी सुंदरता, शोभा होती है सुंदरता, सुंदरता देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करनी पड़ेगी। परिक्रमा क्या होता है? पूरा चक्कर लगाना। परिक्रमा होता है चक्कर लगाना। तो अगर इस प्रपात की शोभा देखनी हो तो क्या करना पड़ेगा? कई किलोमीटर तक फैले इस पूरे क्षेत्र की परिक्रमा करनी पड़ेगी। इसके बिल्कुल नज़दीक पहुंचना संभव नहीं है। तो जो नियाग्रा का जलप्रपात है, इसके अगर पास पहुंचना है तो यह बहुत ही मुश्किल कार्य है। हजारों मीटर दूर तक पानी की फुहारें सावन भादों की याद ताज़ा कर देती हैं। प्रपात पर सूर्य की किरणें इस प्रकार पड़ती हैं कि जिधर से देखिए नए नए रंग दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष तो मानो दास बना हुआ प्रत्येक क्षण प्राकृतिक आनंद उपस्थित करता रहता है। तो कहती हजारों मीटर दूरी तक जैसे ही पानी नीचे गिरता है तो उसकी फुहारें, छोटी बूंदें ऐसे हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे सावन भादों की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। सावन भादों क्यों कहा गया यहाँ पर? क्योंकि सावन में बारिश होती है ना, तो उस समय भी हम कई बार अंदर छुप के बैठे होते हैं, तो बारिश की जो बूंदी हैं वो हमारे ऊपर भी पड़ती हैं, तो उस समय की याद ये प्रपात जो है वो दिलवाता है। और सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं कि जिधर भी देखे सूर्य की किरणें नए नए रंग दिखाती हैं। अब देखो पानी में जब सूरज की किरणें मिलेगी तो क्या होगा? एक नया रंग पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो नए नए रंग दिखाई वहाँ पर पड़ते हैं। इंद्रधनुष तो मानो दास बना हुआ हो, तो वहाँ पर इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या होते हैं? बारिश के बाद आसमान में एक आपने देखा होगा कि बहुत सारे रंगों की ना लेयर सी बनी होती हैं। ठीक है, काफ़ी रंग होते हैं, उसे बोलते हैं इंद्रधनुष। तो वो ऐसे लगता है कि जैसे उसका दास बना हुआ हो, और प्रत्येक क्षण प्राकृतिक आनंद उपस्थित करता रहता है। वहाँ का हर एक पल, प्रत्येक पल, क्षण होता है पल, प्रत्येक पल प्राकृतिक आनंद उपस्थित करता रहता है कि पूरी प्रकृति में आनंद ही आनंद पैदा होता है। प्रपात तक पहुँचते पहुँचते बीच में एक विशाल भवन पड़ता है जिसे हवेल पुल कहते हैं। यहाँ पर पानी की मात्रा तो अधिक नहीं है, पर वेग बहुत है। बिजली से चलने वाली स्पेनिश हवाई गाड़ी उन तरंगों और भीषण भंवर के ऊपर होकर जल के निकट तक ले जाती है। तो कहते अगर प्रपात तक जब हम पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते पहुँचते एक विशाल भंवर पड़ता है रास्ते में, जिसे क्या कहा गया है? हवेल पुल। यहाँ पर इतना पानी नहीं होता लेकिन वेग बहुत है, मीन्स पानी का बहाव बहुत होता है लेकिन पानी कम होता है। यहाँ पर बिजली से चलने वाली एक हवाई गाड़ी है जिसे क्या कहा जाता है? स्पेनिश हवाई गाड़ी। वहाँ पर एक स्पेनिश हवाई गाड़ी है, उन तरंगों और भीषण भवन के ऊपर होकर जल के निकट ले जाती है। वो हमें पानी के पास ले जाती है। भंवर क्या होता है? पानी की लहरों का तीव्रता से घूमता हुआ चक्कर। जब पानी बहुत जल्दी घूमता है ना, तीव्रता बहुत जल्दी से घूमता है तो चक्कर बन जाता है, उसे बोलते हैं भंवर। यद्यपि सर्दी बहुत अधिक नहीं थी, किंतु इस खुली हुई कार में जब हम भंवर के ठीक ऊपर पहुंचे तो ऐसा लगता था कि वहां जनवरी मास की ठिठुरने वाली सर्दी भी ठिठुर जाएगी। गाड़ी में खड़े खड़े हमारे हाथ और चेहरे बिल्कुल ठंडे हो गए। तो कहते वहाँ पर इतनी सर्दी होती है, लेकिन पानी है सब तरफ, तो वहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है कि ऐसे लगता है कि अगर हम जनवरी के महीने में जो हमें ठंड लगती है, वो सर्दी भी उसके सामने ठिठुरने लग जाएगी, कांपने लग जाएगी, इतनी सर्दी पड़ती है। और कहते हैं हम गाड़ी में खड़े खड़े हमारे हाथ चेहरे सब कुछ क्या हो गए? ठंडे हो गए। क्यों? क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। यहाँ भंवर पड़ता है, उसके दोनों ओर ऊंची पर्वतमालाएं हैं। इसी कारण आदमी के वैज्ञानिक मस्तिष्क में यह बात आ गई, मस्तिष्क क्या होता है? दिमाग में यह बात आ गई कि भंवर तक पहुँचने के लिए बिजली के तार पर्वतमाला के इस ओर से उस ओर ले जाएं। रास्ते में भंवर आता ही है, वहाँ तार इतने नीचे आ जाते हैं कि आप फुहारों का आनंद ले सकें।
तो देखो, अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए उन्होंने क्या किया, बिजली की तारें लगाई, पर्वतमाला के इस ओर से लेके उस ओर तक, दोनों छोर छोर होता है किनारे, दोनों किनारों पे क्या गई लगा दी, बिजली की तार लगा दी, क्योंकि ताकि उसमें से जो व्यक्ति उसमें बैठकर जाए और जो फुहारे हैं उसके ऊपर भी पड़े, पानी की फुहारे उसके ऊपर पड़े और वो भी उसका आनंद ले सके। इसी प्रकार मुख्य जलप्रपात के काफ़ी निकट तक ले जाने के लिए एक स्टीमर चलता है, उसका नाम है कुहरे की कुमारी। इसमें यात्रियों को उड़ते जल से बचाने के लिए कपड़े पहनाकर ले जाया जाता है। सुमप्रपात से कुछ ही दूर उसके बीच में जाकर स्टीमर बीच में घूम पड़ता है और कलाकार हृदय उसके पास तक पहुंचने की चाह कल्पना में ही पूरी कर लेता है। जो वहाँ पर स्टीमर चलता है उसका क्या नाम है, कुहरे की कुमारी। वो क्या करता है स्टीमर, वो यात्रियों को प्रपात के बिल्कुल पास तक ले जाता है, जिससे क्या होता है, जो फुहारें हैं उसके ऊपर पड़ती हैं और वो पूरा आनंदित हो उठता है। जलप्रपात के निकट ही होटल बने हैं। यहाँ प्राकृतिक आनंद प्राप्त करने के लिए लोग निरंतर आते रहते हैं। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियनों में पहले एक अजीब रिवाज था। हर साल एक दिन वे सब मिलकर बलिदान दिवस मनाते थे। वहाँ की श्रेष्ठ सुंदर कुमारी को एक नाव में उन उत्ताल तरंगों की ओर भेज दिया जाता था। अब देखो, वहाँ पे क्या है, जलप्रपात के निकट बहुत सारे होटल बने हुए हैं जहाँ पर लोग प्राकृतिक आनंद को ले सकते हैं और लोग इसीलिए वहाँ पर आते जाते भी रहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो उसके मूल निवासी जो वहीं पे रहते हैं, परमानेंट वहीं पे वो स्टे करती हैं, कौन सी जाति वहाँ पे रहती है, रेड इंडियन। उनमें एक अजीब तरीके का रिवाज प्रचलित था। क्या रिवाज था कि हर साल एक दिन वो सब मिलकर क्या करते थे, एक दिवस मनाते थे। कौन सा दिवस मनाते थे, बलिदान दिवस। बलिदान कहते कुर्बानी, तो बलिदान दिवस मनाते थे। अब बलिदान दिवस में क्या करते थे, वहाँ की श्रेष्ठ सुंदर कुमारी, श्रेष्ठ जो सबसे सुंदर, श्रेष्ठ सबसे बेस्ट, जो बेस्ट सुंदर कुमारी होते जो अनमैरिड हो, जो विवाहित ना हो, ऐसी सुंदर लड़की जो सबसे सुंदर हो, उसे एक नाव में उन उत्ताल तरंगों की ओर छोड़ दिया जाता था। उत्ताल होते हैं ऊंची उड़ती हुई, तो उसे जो तिरंगे ऊंची उड़ती थी उन तिरंगों में छोड़ दिया जाता था, भेज दिया जाता था। यहाँ से वह कभी नहीं लौटती थी। सबसे सुंदर लड़की को वहाँ भेज दिया और वो लड़की कभी भी वापस नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी, हाँ जी पढ़ते हैं आगे। क्योंकि यह रूढ़ी प्रचलित थी। रूढ़ी होती है कि पुरानी एक परंपरा, एक रीति एक चली आ रही थी। क्या रीति थी वो, कि इंद्र के कोप के कारण ही वहाँ बीमारी होती है और कुमारी के बलिदान से इंद्र देव का कोप शांत हो जाएगा। ऐसी ना जाने कितनी कुमारियाँ उस प्रपात के जल में समा गई होंगी, यह भगवान ही जानता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो रेड इंडियन लोग थे उनमें एक प्रथा थी, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि एक सुकुमारी, एक श्रेष्ठ सुंदर कुमारी को वहाँ भेजा जाता था और वो वापस लौट के नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत भयानक बीमारी फैली हुई थी। अगर वो बलिदान देते तो वो बीमारी किसी को नहीं होती थी। अगर वो किसी औरत का, किसी लड़की का बलिदान देती हैं, सुंदर लड़की का बलिदान देते हैं, उसे वहाँ भेज देती हैं, तो इंद्र का जो कोप होता है गुस्सा, उसका गुस्सा शांत हो जाता और वो बीमारी वहाँ पर नहीं फैलती थी। तो इसी कारण कई लड़कियाँ, कई सुंदर कुमारियों का वहाँ पर क्या दिया गया, बलिदान दिया गया। मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए सदा तैयार रहा है। अनेक बार अपने ढंग की किश्तियाँ बनाकर नर और नारियों ने
जलप्रपात को पार करने का यत्न किया है। कुछ सफल हुए, कुछ जल समाधि में समाधि ले गए। तो देखो, मनुष्य है वो हमेशा ही क्या चाहता है कि मैं कुछ नया करके दिखाऊं। तो काफ़ी लोगों ने ये प्रयास किया कि मैं इस चीज़ को पार करके दिखाऊं, इस जलप्रपात को पार कर लूं। उसका यत्न किया, प्रयास किया, लेकिन कुछ तो सफल हो गए और कुछ असफल हो गए। जो असफल हुए वो कहाँ रह गए? वो जल समाधि हो गए। जल समाधि अर्थात जल में उनकी समाधि बन गई। समाधि बनना अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। सन 1901 में एना एडिसन टेलर नामक एक महिला ने वह सफल यात्रा की जो आज भी याद की जाती है। तो जब सन 1901 आया, उस समय एक महिला थी, एना एडिसन टेलर। इस महिला ने क्या किया? यात्रा शुरू की। उसने प्रकृति पर भी विजय प्राप्त की और वह प्रपात को पार करके जीवित दूसरी ओर पहुंच गई। तो सबसे पहली महिला कौन सी थी जिसने उस जलप्रपात को पार किया? एना एडिसन टेलर। कौन से वर्ष में उसने ये कार्य किया था? 1901 में। कहा जाता है कि एक पादरी सन 1678 में नियाग्रा जलप्रपात पहुंचा था। उसके बाद उसने वहां एक गिरजाघर बनाया और फिर धीरे धीरे नियाग्रा विश्वविदित हो गया। इस पादरी का नाम हेनेपिन था। तो कहते हैं 1678 में भी एक पादरी कौन होता है? जो क्रिश्चियन होते हैं ना, तो जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू जब भी घर में कोई पूजा पाठ होता है किसे बुलाते हैं? पंडित को। ठीक है, तो ऐसे क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो जो है वो चर्च जो संभालते हैं उसे बोलते हैं फादर। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? पादरी। तो सबसे पहले 1678 में उसने भी जलप्रपात को पार किया था। वहाँ पर वो पहुँचा था और उसने जैसे वो दूसरे पार पहुँचा, उसने क्या किया? वहाँ पर एक गिरजाघर क्या होता है? चर्च। उसने वहाँ पर जाकर चर्च बनाया और फिर धीरे धीरे नियाग्रा विश्वविदित हो गया। इस पादरी का नाम क्या था? हेनेपिन। तो इसी से जो नियाग्रा जो है जलप्रपात वो विश्वविदित मीन्स विश्व में ये प्रसिद्ध हो गया। अब तक अनेक घड़ियों के नाम हमने सुने थे, धूप घड़ी, बालूका घड़ी, दीवार घड़ी आदि। किंतु नियाग्रा जलप्रपात से 4 मील दूर हमने एक पुष्प घड़ी देखी। पुष्प क्या होती है? फूलों की घड़ी देखी। कहाँ पर है ये? नियाग्रा जलप्रपात से 4 मील दूर। स्कॉटलैंड के एडविनबर्ग नामक स्थान की पुष्प घड़ी से प्रेरणा प्राप्त करके यहाँ सन 1950 में यह घड़ी बनाई गई। किससे प्रभावित हुए थे? एडविनबर्ग नामक स्थान की। स्कॉटलैंड के एडविनबर्ग नाम के स्थान की पुष्प घड़ी से प्रेरणा प्राप्त करके ये घड़ी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1950 में। घड़ी का डायल फूलों से हरा भरा रहता था। लगभग 24,000 फूल उस पर लगाए जाते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1130 वर्ग फुट है। घड़ी की सुइयां ऊपर उठती हैं और वह ठीक समय देती हैं। इस घड़ी के दायरे में फूल हर मास बदल दिए जाते हैं ताकि 12 मास में समय समय के फूल खिले रह सकें। अर्थात कि देखो इसमें अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। उसका क्षेत्रफल कितना है? 1130 वर्ग फुट इसका क्षेत्रफल है। और कितने फूल लगाए जाते हैं? 24,000 फूल इसमें लगाए जाते हैं। 12 मास होते हैं, 12 महीने, मास होते हैं महीने, अर्थात एक वर्ष, पूरा एक वर्ष वो जो फूल हैं वो खिले रहते हैं। पहले छोटे छोटे गमलों में फूल लगाए जाते हैं, फिर इन्हें घड़ी में रोप दिया जाता है। यह एक ऐसी घड़ी है जिसमें पुष्प हर समय मुस्कुराते दिखाई देते हैं। मुस्कुराना अर्थात खिले रहना। इसमें जो फूल हैं वो कभी भी मुरझाते नहीं हैं, हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, खिले रहते हैं। घड़ी के नीचे छोटे छोटे कुंड बने हैं जिनमें
सुनहरी मछलियाँ तैरती नाचती बड़ी भली लगती हैं। इसमें क्या बना हुआ है? कुंड बना हुआ है। और उस कुंड में, कुंड क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है ना, पानी को भर के रखा रहता है, तो वहाँ पे एक कुंड बना हुआ है जिसमें क्या मछलियाँ तैरती हैं। घंटे की सुई की लंबाई 14 फुट 6 इंच है और इसका भार 500 पौंड है। मिनट की सुई भी 500 पौंड वजनी और 21 फुट लंबी है। वजनी अर्थात उसका जो वजन है वो कितना है? 500 पौंड। कौन सी सुई का? मिनट वाली सुई का। घंटे वाली सुई की लंबाई कितनी है? 14 फुट। मिनट वाली सुई की लंबाई 21 फुट। तो नियाग्रा जलप्रपात का आनंद मात्र इन पंक्तियों को पढ़कर नहीं उठाया जा सकता। प्रकृति की यह देन कनाडा और अमेरिका के लिए वरदान है। तो कहते अगर नियाग्रा जलप्रपात का आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ इस पाठ को पढ़कर आप नहीं उठा सकते। अगर आपने पूरा आनंद लेना है, पुष्पगढ़ी देखनी है, वहाँ का पूरा नज़ारा दृश्य देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ जाकर ही देखना पड़ेगा। तो ये प्रकृति की जो देन है वो कनाडा और अमेरिका के लिए क्या है? वरदान है।